इस वीडियो में हम लर्न करेंगे रॉबर्ट ब्राउनिंग की लिखी पोएम माय लास्ट डचेस को। सबसे पहले समझते हैं इस टाइटल को। डचेस होती है ड्यूक की वाइफ। तो अब ये ड्यूक क्या होता है? ड्यूक होता है किंग या राजा, और जो ड्यूक है उसकी वाइफ को क्या कहा जाता है? डचेस कहा जाता है। लास्ट मीन्स होता है आखिरी या अंतिम। तो ये जो पूरी पोएम है, इसका मतलब ये जो पूरी पोएम है इसमें कोई ड्यूक अपनी आखिरी डचेस के बारे में बताता है। शुरू करते हैं अपनी पोएम को। और किसको बताता है? एक ऐसे व्यक्ति को बताता है, एक ऐसे संदेशवाहक को बताता है जो किसी राजा के द्वारा भेजा जाता है अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव लेके। और वो आता है इस ड्यूक के पास और ड्यूक बताता है उसको किसके बारे में? अपनी आखिरी डचेस के बारे में। शुरू करते हैं अपनी पोएम। फरारा सबसे पहला ही वर्ड है इस पोएम का, फरेरा। फरेरा जो है वो इस ड्यूक का नाम है जो अपने डचेस के बारे में बताता है। दैट्स माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल। अब जो फरेरा है वो दिखाता है उस व्यक्ति को, जो संदेशवाहक था ना, उसको अपनी जो आखिरी पत्नी है उसकी पेंटिंग को दिखाता है और उसकी तरफ पॉइंट करते हुए, इशारा करते हुए क्या कहता है? दैट्स माई लास्ट डचेस, वो है मेरी आखिरी डचेस, आखिरी पत्नी। पेंटेड जिसका चित्र बना हुआ है, ऑन द वॉल दीवार पर। लुकिंग दिखाई दे रही है। कैसे कैसे दिखाई दे रही है वो? एज इफ जैसे कि, शी वर अलाइव ऐसे दिखाई दे रही है कि जैसे वो जिंदा हो, जीवित हो। अलाइव होता है जीवित होना। आई कॉल दैट पीस ए वंडर नाउ। पीस किसको कहा है इसने? पेंटिंग को। और कॉल मीन्स होता है कहना। आई कॉल दैट पीस, मैं कहता हूँ अब इस पेंटिंग को, ए वंडर। वंडर मीन्स होता है आश्चर्य, कमाल की चीज़। नाउ मीन्स होता है अब मैं इस पेंटिंग को बहुत ही कमाल की या बहुत आश्चर्य का पीस मानता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो पेंटिंग ऐसी बनी हुई है, कैसी कि ऐसा लगता है कि वो डचेस जैसे जिंदा हो, इस तरह की पेंटिंग बनाई है उसने। फरा पेंडोल्फ्स हैंड्स वर्कड बिजीली ए डे। अब इस पेंटिंग को बनाया किसने था? वो चित्रकार कौन था? उसका नाम दे रखा है फरा पेंडोल्फ। फरा पेंडोल्फ के हाथों ने, हैंड्स मीन्स क्या होते हैं? हाथ। वर्कड होता है काम करना और बिजीली व्यस्त होना। डे मीन्स दिन। फरा पेंडोल्फ के जो हाथ हैं वो पूरे एक दिन व्यस्त रहे थे। एंड देयर शी स्टैंड्स, और अब वो यहाँ पर खड़ी है, यानी उसका चित्र यहाँ पे आपके सामने है। फरा पेंडोल्फ पूरे एक दिन तक बिजी रहा और उसका चित्र अब आप देख ही रहे हो, इस दीवार पे आपके सामने है। विल नॉट प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर। क्या आप कृपया करके बैठेंगे नहीं और उसकी पेंटिंग को नहीं देखेंगे? आई सैड, मैंने कहा, फरा पेंडोल्फ। फरा पेंडोल्फ का जो चित्रकार है ना, उसने इसको डिज़ाइन किया था। बाई डिज़ाइन। डिज़ाइन मीन्स क्या होता है? बनाना। फरा पेंडोल्फ नाम के चित्रकार ने इसको बनाया था। फॉर नेवर रीड स्ट्रेंजर्स लाइक यू दैट पिक्चर्ड काउंटेनेंस। फॉर मीन्स है यहाँ पर क्योंकि। नेवर रेड स्ट्रेंजर्स लाइक यू, स्ट्रेंजर्स होते हैं अजनबी। आपकी तरह जो और अजनबी भी हैं वो भी, पिक्चर्ड होता है चित्रित होना, और काउंटेनेंस का मतलब है यहाँ पे फेस, चेहरा। काउंटेनेंस मीन्स क्या है? फेस या चेहरा। जो ये चेहरा या फेस इस पेंटिंग में चित्रित कर रखा है, बना रखा है, आपकी तरह ही बहुत सारे ऐसे स्ट्रेंजर्स रहे हैं, आए हैं, जो बिल्कुल भी इस चेहरे को रीड नहीं कर पाए, सही से पढ़ नहीं पाए, सही से देख नहीं पाए। द डेप्थ, डेप्थ होती है गहराई। एंड पैशन, पैशन मीन्स है यहाँ पे भाव। वो गहराई और भाव ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लांस, इस चेहरे में एक गंभीर ग्लांस, ग्लांस होती है दृष्टि। इस चेहरे की जो आंखें हैं उनमें एक गंभीर दृष्टि है, और उस दृष्टि में क्या चीज़ें हैं? बहुत ज़्यादा गहराई है और बहुत ज़्यादा पैशन छुपी हुई है, भाव छुपे हुए हैं। और कोई भी स्ट्रेंजर, कोई भी अजनबी आज तक इस बात को नहीं रीड कर पाया, नहीं जान पाया, नहीं पहचान पाया। बट टू माई सेल्फ दे टर्न,
टर्न का मतलब होता है मुड़ना, बल्कि वो मेरी तरफ ही मुड़ते। सिंस क्योंकि नन पुट्स बाय द कर्टेन आई हैव ड्रॉन फॉर यू बट आई, क्योंकि उनमें से कोई भी इस पेंटिंग से पर्दा हटा के नहीं देख सकता था जो ये पर्दा मैंने आपके लिए हटाया है इस पेंटिंग से। जो यानी ये कह सकते हैं कि जो फ्रेरा जो ड्यूक है वो इतना घमंडी है, अपने आप में बिजी रहने वाला व्यक्ति है, और ये हर व्यक्ति को उतना वैल्यू नहीं करता, जिससे इसका मतलब होता है जिससे इसको अपना काम निकालना है उसी को अपनी ये थोड़ी सी वैल्यू करता है या फिर इम्पोर्टेंस देता है। और इसके साथ भी ऐसा ही है, जब ये शादी का प्रपोजल लेके आया है तो इसको सारी जो अपने पास अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जो रेयर कलेक्शन है अपने पास, वो सारी चीज़ें इसको दिखाता है, और ये जो पेंटिंग है ये उनमें से एक है, इस वजह से उसको दिखा रहा है। और इसका जो चित्रकार है वो बहुत फेमस है, फरा पेंडोल्फ, उसने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है, और ये सारी बातें उसको बताता है कि इस पेंटिंग में क्या क्या खासियत है। एंड सिम्ड एज दे वुड आस्क मी, और वो स्ट्रेंजर, वो अजनबी मुझे ऐसे दिखाई देते, सीम होता है दिखाई देना, प्रतीत होना, एज जैसे कि दे वुड आस्क मी, जैसे कि वो मुझसे पूछेंगे, आस्क मीन्स होता है पूछना, जैसे कि वो मुझसे पूछेंगे, इफ़ दे डस्ट, डस्ट का मतलब है यहाँ पे हिम्मत करना, साहस करना, अगर उनमें साहस होता तो वो ऐसे दिखाई पड़ते कि वो मुझसे पूछने वाले हों। क्या बात है, हाउ सच ए ग्लांस केम देयर, कि उसकी आँखों में, उसकी दृष्टि में, ग्लांस मीन्स भी क्या होती है, दृष्टि, उसकी आँखों में या उसकी दृष्टि में ये इस तरह का भाव कैसे आया। के मीन्स होता है आना, सो इसलिए, नॉट द फर्स्ट आर यू टू टर्न एंड आस्क दस, तो आप वो पहले नहीं हैं जो मुझसे ये पूछना चाहते हों कि जो डचेस है उसकी आँखों में या फिर उसकी दृष्टि में इतनी गहराई और इतना भाव कैसे है, ये इतनी खूबसूरत पेंटिंग कैसे बनाई, उसके चेहरे में ये अलग सा जो एक ग्लांस है, दृष्टि है उसके चेहरे की, वो एक कैसे आई। आप वो पहले अजनबी नहीं हैं जो ये सब पूछना चाहते हों। सर, श्रीमान, इट वॉज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली कोल्ड दैट स्पॉट ऑफ जॉय इनटू द डचेस चीक। अब दूसरी और विशेषता बताता है कि जो डचेस है उसकी गाल पे एक जैसे ऐसा एक स्पॉट का मतलब होता है निशान, एक ऐसा खुशी का निशान नज़र आता है। अब वो बताता है कि श्रीमान, जो आप ये स्पॉट देख रहे हो, ये खुशी, जैसे ऐसा लगता है उसकी गाल पे एक ऐसा निशान है जैसे कि वो बहुत, उसे यूँ लगता है कि जैसे वो स्माइल कर रही हो, खुश हो। फिर अब जो ये ड्यूक है ये बताता है कि श्रीमान, उसकी जो गाल पे ये खुशी का निशान है, ये इसलिए नहीं आया कि उसका हस्बैंड, उसका पति वहीं पर प्रेजेंट था, उपस्थित था। परहैप्स, शायद, फरा पेंडोल्फ चांस टू से, शायद जो चित्रकार था, पेंटर था ना, फरा पेंडोल्फ, उसको अवसर मिल गया टू से, कहने का। क्या कहने का अवसर मिल गया, हर मेंटल लैप्स ओवर माई लेडीज रिस्ट टू मच। मेंटल होती है पोशाक, लैप ओवर होता है ढकना, और रिस्ट होती है कलाई, और टू मच का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। कि शायद फरा पेंडोल्फ ने ऐसा कहने का अवसर मिल गया होगा कि जो आपकी पोशाक है वो आपकी कलाइयों को बहुत ज़्यादा ढके हुए है, और या फिर ये कहा होगा, पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट हाफ फ्लश दैट डाइज अलोंग हर थ्रोट। या फिर फरा पेंडोल्फ ने ऐसा कहा होगा कि जो पेंटिंग है, चित्रकारी है, उससे ये उम्मीद नहीं की जा सकती। नेवर होप का मतलब कभी भी उम्मीद नहीं की जा सकती। टू रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस का मतलब होता है दोबारा से पैदा करना, दोबारा से उत्पन्न करना। फेंट का मतलब होता है धुंधला या धुंधली। हाफ फ्लश का मतलब होता है हल्का रेड कलर। थ्रोट मीन्स क्या होता है, गला। अब फिर से देखते हैं इस पूरी लाइन को। पेंट मस्ट नेवर होप, कि जो चित्रकारी है उससे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की जा सकती इतनी। टू रिप्रोड्यूस, कि उसको दोबारा से बना सके, दोबारा से पैदा कर सके, किस चीज़ को, द फेंट हाफ फ्लश, वो धुंधली हल्की लालिमा
हल्का रेड कलर दैट जो उसके चेहरे पे है, दैट डाइज जो धीरे धीरे बिल्कुल कम हो गया है, अलोंग हर थ्रोट उसके गले तक जाते जाते, उसके गर्दन तक जाते जाते, पेंट या पेंटिंग चित्र में वो दोबारा इसको नहीं बना पाएगा, चित्र में वो इसको दोबारा से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा उस हल्के से रेड कलर को जो उसके चेहरे पे है, और गले तक आते आते क्या हो गया, वो कम हो गया या ख़त्म हो गया। डाई मीन्स यहाँ पे है ख़त्म होना। सच स्टफ वॉज कॉर्टेसी। सच स्टफ का मतलब ऐसी ही बातें, जो ऊपर कही है ना दो बातें फरा पेंडोल्फ ने, ऐसी ही बातें वॉज कॉर्टेसी, उसके लिए प्रशंसा थी। कॉर्टेसी का मतलब क्या है यहाँ पर, प्रशंसा। ऐसी ही बातों को वो क्या समझती थी, प्रशंसा समझती थी। शी थॉट, थॉट मीन्स क्या होता है, सोचना। वो सोचती थी कि ये सारी बातें क्या है, उसकी प्रशंसा में कही है। एंड कोज एनफ फॉर कॉलिंग अप दैट स्पॉट ऑफ जॉय, और बस यही काफ़ी था उस खुशी के निशान को वहाँ पर लाने के लिए। शी हैड ए हार्ट, उसके पास था एक हृदय, एक दिल। हाउ शैल आई से, मैं कैसे बताऊँ। टू सून मेड ग्लैड, टू सून का मतलब होता है बहुत जल्दी, और ग्लैड मीन्स क्या होता है, हैप्पी, खुश हो जाना। ऐसा हार्ट था उसका, ऐसा दिल था उसका, टू सून बहुत जल्दी, मेड ग्लैड हो जाता था खुश, बहुत ज़्यादा जल्दी वो खुश हो जाते थे। टू ईजीली इम्प्रेस्ड, बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाती थी। शी लाइक्ड वट एवर शी लुक्ड ऑन, वो उस हर चीज़ को पसंद करती थी जो वो देखती थी। एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, और उसकी जो लुक्स है, उसकी जो दृष्टि है, उसकी जो नज़र है, वो हर जगह पे जाती थी, हर चीज़ उसको पसंद आ जाती थी। और सर, श्रीमान, इट वॉज ऑल वन, उसके लिए सारी चीज़ें एक थी। कौन कौन सी चीज़ें हैं, अब वो नीचे बताई जाएंगी। माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, फेवर का मतलब है यहाँ पर कोई महंगा गिफ्ट, या फिर कोई इतना महंगा हार या नेकलेस जो उसके कहाँ तक जाता हो, ब्रेस्ट तक या चेस्ट तक, छाती तक जाता हो, इतना महंगा कोई हार, बड़ा हार। द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, ड्रॉपिंग होता है कम होना, डे लाइट होता है दिन की रोशनी, और वेस्ट का मतलब है यहाँ पे पश्चिम दिशा, या फिर पश्चिम दिशा में कम होती दिन की रोशनी है, वो भी उसको ऐसी ही लगती जैसा मेरा महंगा बहुत बड़ा गिफ्ट। द बो ऑफ चेरीज सम ऑफिशियस फूल ब्रोक इन द ऑर्चार्ड फॉर हर, द वाइट म्यूल्स रोड विद राउंड द टेरेस, या फिर जब वो टेरेस का चक्कर लगा रही होती, टेरेस का मतलब चबूतरा होता है, कोई ऐसा चबूतरा जिसके चारों तरफ वो चक्कर लगा रही होती, और तब किसी ऑफिशियस फूल होता है खुशामद करने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो खुशामद करके दूसरों को खुश करना चाहता हो, उसको कहेंगे ऑफिशियस फूल। बो होती है टहनी, ब्रोक होता है तोड़ना, और ऑर्चार्ड होता है बगीचा, या फिर किसी खुशामद करने वाले व्यक्ति ने बगीचे में से चेरी की टहनी को तोड़कर उसको गिफ्ट कर दिया हो जब वो टेरेस का राउंड लगा रही होती है तब। ये सारी बातें उसको एक जैसी लगती हैं। ऑल एंड ईच वुड ड्रॉ फ्रॉम हर अलाइक द अप्रूविंग स्पीच, ये ऊपर वाली सारी बातें, चाहे मेरा महंगा गिफ्ट हो, या फिर किसी व्यक्ति ने उसको चेरी की टहनी तोड़ के गिफ्ट में दे दी हो, या फिर पश्चिम में अस्त होता सूर्य हो, तो ये सारी बातें उसको एक जैसी लगती। और अलाइक, अलाइक मतलब होता है एक जैसी, अलाइक द अप्रूविंग स्पीच, अप्रूविंग स्पीच का मतलब होता है प्रशंसा के शब्द, और ये सारी ही बातें उससे क्या निकलवाती, यानी उसके मुंह से हमेशा इन सभी के लिए एक जैसी प्रशंसा निकलती। और ब्लश एट लीस्ट, या फिर वो खुशी से ब्लश करने लग जाती। ब्लश का मतलब होता है यहाँ पे चेहरा लाल हो जाना, इतनी खुश हो जाती थी वो इन सभी चीज़ों से, उसको ये सारी चीज़ें एक जैसी लगती, और खुशी के मारे वो ब्लश करने लग जाती, यानी चेहरा उसका रेड हो जाता था। शी थैंक्ड मैन गुड, वो धन्यवाद करती थी लोगों का, गुड अच्छी बात है, बट थैंक्ड सम हाउ, लेकिन धन्यवाद कुछ इस तरह से, आई नो नॉट हाउ, मैं नहीं जानता कि किस तरह से। एज इफ़, जैसे कि, शी रैंक्ड माई गिफ्ट ऑफ ए 900 years old नेम विद एनीबडीज़ गिफ्ट, वो इस तरह से लोगों का थैंक्स करती थी, धन्यवाद करती थी, जैसे कि रैंक मीन्स होता है बराबर कर देना, जैसे कि उसने मेरे 900 साल पुराने नाम का जो उपहार है
जो मेरी वाइफ बन के उसको प्राप्त हुआ, यानी इतना अच्छा नाम है हमारा परिवार का, तो उसने उस नाम को बराबर कर दिया विद एनी बडीज़ गिफ्ट। किसी भी दूसरे व्यक्ति का जो गिफ्ट है, चाहे बिल्कुल छोटे से छोटा गिफ्ट क्यों ना हो, वो सभी को कैसा समझती थी? इक्वल समझती थी, एक जैसा समझती थी। Who would stoop to blame this sort of trifling? स्टूप मीन्स होता है झुकना, ब्लेम होता है दूसरे पे दोष लगाना, और ट्राइफलिंग होता है छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी बातें। अब इन छोटी छोटी बातों का दोष लगाने के लिए कौन झुके? स्टूप मीन्स होता है झुकना। इवन हैड यू स्किल इन स्पीच, अगर आपको बोलने की कुशलता हो, यदि आप बोलने में, दूसरे को कुछ कहने में ठीक ठाक हो, विच आई हैव नॉट, और ये कुशलता, बोलने वाली जो कुशलता है, बोलकर अगले को कुछ कह देना, समझा देना, ये कुशलता मुझ में नहीं है। विच आई हैव नॉट, ड्यूक कहता है कि ऐसी कुशलता मुझ में नहीं है। टू मेक योर विल क्वाइट क्लियर टू सच एज वन, तो अगर तुम बोलने में ठीक हो, अगले सामने वाले को बोलकर बता सकते हो कि, और तुम्हारी इच्छा उससे बिल्कुल स्पष्ट झलक जाती कि आप ये कहना चाहते हो, और आप कहते जस्ट दिस, कि ये बात, एंड जस्ट दिस और दैट, या फिर वो बात, इन यू, तुम में, डिस्गस्ट में, डिस्गस्ट होता है नफ़रत करना, आप में इस बात का या फिर उस बात से मुझ में नफ़रत पैदा होती है, ये मुझे अच्छी नहीं लगती। हेयर यू मिस, यहाँ पर आप ये काम करना चूक गए, और देयर एक्सीड द मार्क, और वहाँ पर बोलने में या फिर कुछ काम करने में आपने अपने जो मार्क है या फिर जो एक सीमा है उसको एक्सीड कर दिया, उसको क्रॉस कर दिया। एंड इफ़ शी लेट हर सेल्फ लेसन सो, और इस तरह से अगर वो सीख जाती, लेसन का मतलब है यहाँ पर सीखना, अगर इस तरह से वो खुद सीख जाती, नोर प्लेनली सेट हर विट्स टू योर्स, सेट विट्स का मतलब है यहाँ पर तर्क वितर्क करना, और वो आपसे कोई भी सवाल जवाब या तर्क वितर्क नहीं करती, फोर्स आगे। एंड मेड एक्सक्यूज, और कोई बहाना बनाती कि मुझसे गलतियाँ हो गई, इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग, तब भी मैं सोचता कुछ झुकने का। एंड आई चूज़ नेवर टू स्टूप, लेकिन मैंने चूज़ किया था, डिसाइड किया था, नेवर टू स्टूप, कि मैं कभी भी नहीं झुकूंगा चाहे कुछ हो जाए। ओ सर, शी स्माइल्ड, नो डाउट, श्रीमान मैं आपको क्या बताऊं, वो हंसती थी, कोई संदेह नहीं। वेन एवर आई पास्ट हर, जब भी मैं उसके पास से गुजरता, पास मीन्स होता है गुजरना, जब भी मैं उसके समीप से या पास से गुजरता, वो स्माइल करती थी, हंसती थी, इसमें कोई डाउट नहीं। बट हु पास्ट विदाउट मस्ट द सेम स्माइल, पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो उसके पास से गुजरे और वो वैसी ही स्माइल पास ना करे, वैसे ही वो ना हंसे। दिस ग्रू, और इस तरह से उसकी हंसी, इस तरह से उसकी मुस्कुराहट या स्माइल बढ़ती गई। ग्रू मीन्स होता है बढ़ते जाना। आई गेव कमांड्स, और मैंने कमांड दी, आदेश दिया। देन, तब, ऑल स्माइल्स स्टॉप्ड टुगेदर, उसकी सारी मुस्कुराहट स्टॉप हो गई, बंद हो गई। देयर, अब वहाँ पर, शी स्टैंड्स एज इफ अलाइव, और अब वो वहाँ पर, उसका जो चित्र है इस तरह से बना हुआ है जैसे कि वो जीवित हो। विल नॉट प्लीज यू राइज, क्या आप अपनी जगह से उठोगे नहीं? वी विल मीट द कंपनी बिलो दैम, हमें नीचे कुछ व्यक्तियों से भी मिलना है। कंपनी मीन्स होता है ग्रुप ऑफ पीपल, यहाँ पर लोगों का कोई समूह है, उससे भी हमें मिलना है। आई रिपीट, मैं दोबारा कहता हूँ, द काउंट, जो काउंट है पड़ोसी राजा है, योर मास्टर, जो आपका मालिक है, नोन, जाना जाता है, म्यूनिफिसेंस होती है उदारता, अपनी उदारता के लिए जाना जाता है, खूब धन दौलत बांटता है वो लोगों में। इज़ एम्पल वारंट, एम्पल होता है पर्याप्त, और वारंट का मतलब है यहाँ पे गारंटी। वो इतना उदार है, और ये उदारता इस बात की गारंटी है दैट की नो जस्ट प्रिटेंस ऑफ माइंड फॉर डावरी विल बी डिसअलाउड, डावरी होता है दहेज की, और डिसअलाउड का मतलब होता है मना कर देना, कि वो मेरी दहेज की किसी भी डिमांड को डिसअलाउ नहीं करेगा, मना ही नहीं करेगा। दो हिज फेयर डॉटर्स सेल्फ, हालांकि उसकी जो सुंदर बेटी है, फेयर डॉटर सुंदर बेटी, एज आई अवाउड एट स्टार्टिंग, जैसे कि मैंने शुरू में ही कह दिया था, अवाउड मीन्स होता है कहना, स्टार्टिंग शुरू में, इज़ माई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स होता है पर्पज,
उसकी सुंदर बेटी से शादी करना, मतलब उसकी जो बेटी है उसकी सुंदरता ही जो है वो पहले स्थान पे है, मेरा पहला पर्पज़ है उससे शादी करना। डावरी या फिर दहेज नहीं है, उसकी सुंदरता पहले नंबर पे है, मेरा पर्पज़ है। नाउ अब यानी कि देखो एक तरह से देखें तो इसने दहेज की डिमांड भी रख दी और दूसरे ये भी कहता है कि दहेज लेना मेरा ऑब्जेक्ट नहीं है, मेरा पर्पज़ नहीं है, बल्कि क्या है, उस सुंदर लड़की से शादी करना मेरा ऑब्जेक्ट है। और जबकि इनडायरेक्टली उसने दहेज की डिमांड भी रख दी है। नाउ वी विल गो टुगेदर डाउन सर, अब हम इकट्ठे ही नीचे जाएंगे। नोटिस, फिर वो कहता है कि नोटिस करो, ध्यान दो, नेपच्यून की तरफ दो। टेमिंग ए सी हॉर्स, जो नेपच्यून है वो वश में कर रहा है, टेम होता वश में करना, वश में कर रहा है, काबू कर रहा है ए सी हॉर्स, एक समुद्री घोड़े को। थॉट ए रियलिटी, और इस नेपच्यून को जो क्या कर रहा है, एक समुद्री घोड़े को अपने काबू में कर रहा है। ये जो बना रखी है, एक चित्र जो बना रखा है पूरा, इसको एक रेयरिटी माना जाता है, एक दुर्लभ चीज़ माना जाता है ये, जिसको क्लॉज ऑफ इंसबर्ग नाम का जो व्यक्ति है, कास्ट इन ब्रोंज मेटल में, ब्रोंज की धातु में कास्ट किया था उसने, बनाया था इसने, फॉर मी, मेरे लिए। तो जो ये पोएम है ये थोड़ी सी मुश्किल है, अगर एक बार समझ में ना आए तो आप इसको दोबारा देखना, समझ में आ जाएगी। और ये पोएम है, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग की सबसे पहली विशेषता ये होती है कि जो पूरी पोएम है उसको एक व्यक्ति कहता है। आप ये पोएम पूरी समझने के बाद देखोगे कि ये विशेषता इसमें है या नहीं, क्या एक व्यक्ति द्वारा ये पूरी बोली गई है या नहीं। दूसरी जो इसकी विशेषता होती है ड्रामेटिक मोनोलॉग की, उसमें हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे एक व्यक्ति जो बोलता है उसकी बातों को दूसरा कोई सुन रहा है, यानी साइलेंट लिसनर भी इसके अंदर होता है। तो आप पूरी पोएम सीखने के बाद नीचे कमेंट करके बताना कि इसमें दोनों विशेषता थी या नहीं, आपको पोएम समझ में आई या नहीं। अगर पोएम आपके काम की है, समझ में आती हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि और भी सारी वीडियोस आएंगी वो आप तक टाइम से पहुंच जाएं।